नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका अपने चैनल टारगेट मैथ विद प्रशांत पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट 2019 में पूछे गए प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 6, दो संख्याओं का मासा 6 तथा लासा लासा है 432 और दिया गया है यदि पहली संख्या यदि पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो एक प्रमेय होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय होती है। यहाँ से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो प्रमेय है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, या आप कह सकते हो लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, लासा है 432, मासा है 6, पहली संख्या है 48, आपको फाइंड करना है दूसरी संख्या। तो 6 48, 8 को कैंसिल कर दीजिए, 8 पंचे 40, 8 चौका 32, दूसरी संख्या हुई 54। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चंस में केवल आपको इतना देखना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो जो घन का आयतन है, घन का आयतन बराबर है उसके भुजाओं के लंबाइयों के योग के। तो मान लीजिए घन की भुजा ए है, घन की भुजा कितना है, ए है। तो घन में 12 भुजाएं होती हैं, 12 भुजाओं का योग हो जाएगा 12a। घन का आयतन बराबर 12 है। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब बराबर 12a। हम भुजा माने हैं a, तो a का क्यूब बराबर 12a, तो a स्क्वायर बराबर आया 12। आपसे पूछा गया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर, 6 गुणा a स्क्वायर की वैल्यू है 12, 12 6 72 और है, ठीक 72 है, मात्रक तो कोई दिया नहीं गया है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह हो जाएगा 72। ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक आगे बढ़ने से पहले अनुपात और समानुपात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जिसको हम के रिलेशन कहते हैं, उसको समझ लिया जाए, अगले क्वेश्चंस को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं। के रिलेशन है यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर के हो तो
के बराबर होता है अंशों का योग, के बराबर होता है अंशों का योग बटे हरों का योग के बराबर अंश होंगे ए सी और ई। ए प्लस सी प्लस ई बटे हर होगा बी डी और एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम के रिलेशन कहते हैं। चलिए जो क्वेश्चन आया था हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन है यदि ए प्लस बी अपान बी, यदि ए प्लस बी अपान बी बराबर बी प्लस सी अपान ए बराबर सी प्लस ए अपान बी बराबर के हो तो के का मान ज्ञात करो। अभी हमने बताया जो के बराबर होता है, के बराबर होता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, के बराबर होता है अंशों का योग। अंश कितना है? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए अपान हरों का योग। हर कितना है? ए, यहां शायद होगा सी, होगा शायद। आप हर कितना है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी अपान ए प्लस बी प्लस सी के बराबर टू कॉमन कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपान ए प्लस बी प्लस सी, इससे कैंसिल हुआ, आया 2। तो के की वैल्यू क्या है? 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर के कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर। ये 4 भुजाओं के माप दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन भुजाओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, तो हम पहले यह फाइंड कर लेते हैं आखिर इन भुजाओं का 3 का कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 1.2, 4.2, 5.9 का, और 1.2, 5.2, 5.9, 8.1 का, 1.2, उसके बाद 1.2, 8.1 और 4.2 का। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 4.2, 5.9 और 8.1 का। यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब भैया आपको पता है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के योग के बराबर होगा। तो भैया इसमें से जहां पे 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से हमेशा बड़ा होगा, कोई त्रिभुज हो, उस त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, जिसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वह आंसर तो सही हो जाएगा। तो भैया 4.2 प्लस 1.2 जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5.4, और 5.4 यह तो 5.9 से छोटा है, तो इस भुजा को लेकर त्रिभुज नहीं बनाए जा सकते। इधर देखते हैं 5.9 प्लस 1.2, 5.9 प्लस 1.2 होगा 7.1,
जो कि 8.1 से छोटा है, इसलिए इस भुजाओं को लेकर भी त्रिभुज नहीं बनाए जा सकते। अगला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 4.2 प्लस 1.2 हुआ 5.4, जो कि 8.1 से छोटा है, इसलिए इन भुजाओं को लेकर भी त्रिभुज नहीं बनाए जा सकते। यहाँ पे आप चाहे जो दो भुजा ले लीजिए, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा है। चाहे तो हम 4.2 और 5.9 को जोड़ दें, वह भी 8.1 से बड़ा है। चाहे 8.1 और 5.9 को जोड़ दें, वह भी 4.2 से बड़ा है। चाहे 4.2 और 8.1 को जोड़ दें, वह भी 5.9 से बड़ा है। इसलिए इन भुजाओं को लेकर के त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो एक प्रमेय है, इस प्रमेय को आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के योग से बड़ा होता है। तो यूपी टेट में बेसिक प्रमेय पर आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सबका आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न एक इक्वेशंस है, उस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। चलिए मैं लिखता हूं इक्वेशंस और आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 5th का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है -9 माइनस ब्रैकेट से भी -8 प्लस 24 12 13 -7 ब्रैकेट्स बंद करिए, ब्रैकेट्स भी क्लोज करिए। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम एक बॉडमास के रूल को फॉलो करते हैं। बॉडमास का रूल है, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को, बी फॉर होता है ब्रैकेट्स, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप मतलब होता है का को सॉल्व करते हैं। उसके बाद डी मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग को सॉल्व करते हैं। उसके बाद यम मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं। फिर ए फॉर एडिशन, फिर योग को सॉल्व करते हैं। फिर यस फॉर सब्ट्रैक्शन, फिर घटाव को सॉल्व करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशंस में जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो हम बॉडमास के रूल का फॉलो करते हैं। और बॉडमास का रूल है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको का को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रैकेट्स में सबसे पहले हमको रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है, उसके बाद छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है, उसके बाद मझले कोष्टक को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रेखा कोष्टक है, देखिए -9 -8 प्लस, तो यहाँ पे भाग है तो रेखा कोष्टक का कोई मतलब होगा नहीं। अगर रेखा कोष्टक के पहले माइनस होता तब इसका इफेक्ट होता, तो डिवीजन है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। 13 -7 कर दो, 13 - 7 होता है 6, तो 24/6 कर दो। अब -9 -8 प्लस 24 में 6 से भाग दोगे तो जाएगा 4 बार, 6 चौक 24, तो लिखो 4 मेरे भैया। अब -8 + 4, -8 + 4 हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस -9 + 4 बराबर -5। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यदि ए और 8 का मासा, ए और 8 का मासा, ए और 8 का मासा
4 है तथा ए और 8 का लासा, ए और 8 का लासा तथा ए और 8 का लासा 24 है, तो ए का मान ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों ए और 8 है, ए और 8, ए और 8, तो शायद अच्छा, दो संख्याओं का मासा 4 है और लासा 24 है। संख्याएं दी गई है ए और 8, तो दो संख्याएं ए और 8 हैं, इनका मासा 4 है और लासा 24 है। तो ए और 8 का जो गुणनफल होगा इनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होगा। जो अभी हमने प्रमेय बताया कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं ए और 8 हैं, ए और 8 का जो गुणनफल है वह मासा है 4, लासा है 24, इसके गुणनफल के बराबर होगा। 8 तिरिक 24, 4 तिहाई 12, ए की वैल्यू हुई 12। नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं 8 से क्वेश्चन पूछा गया था कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यूपीटेट 2019 का प्रश्न है। 8 से भाज्य होने वाली, 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है 52,240, दूसरा विकल्प है 5220, तीसरा विकल्प है 97,128, चौथा विकल्प है 97,124। तो मेरे प्यारे बच्चों वैसे तो आप सब संख्या को भाग करोगे, जो संख्याएं कट जाएंगी उससे भी आप बता सकते हो कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन 8 का विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह पूरी पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होती है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि जो संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं किस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूरा पूरा विभाज्य है। जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूरा पूरा विभाज्य होगा वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। तो 8 तिरिक 24, 0, 240, तो 8 से पूरा पूरा कट गया, इसलिए यह पूरी पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अब हम 220 को देखते हैं। 220 को जब 8 से डिवाइड करोगे, 8 दूना 16, 16 छा 20, 16 छा 22, 60, 8 7 56, यह संख्या इस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए यह पूरी पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। अब हम बात करते हैं 128 की। 128 का अंतिम 3 अंक 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए 97,128 भी 8 से पूरा पूरा कट जाएगी। और 97,124 का अंतिम 3 अंक 124 है और 124 मेरे दोस्तों 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यह संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। तो इसमें केवल दो ऑप्शंस ए और सी सही हैं। तो आज से आप समझ लीजिए मित्रों, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह पूरी पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होती है। 16 का विभाज्यता का नियम है यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 16 से पूरी पूरी विभाज्य होती है।
थैंक यू दोस्तों। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। और प्लीज मुझे आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।